योगेश पांडे। मौसम का मौसम का पारा जिस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है, हमें कह सकते हैं कि सियासी पारा उसी तरह बढ़ता नजर आ रहा है। जैसा मौसम का पारा एक तरफ घट रहा है, तो देश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दल पूरी तरीके से सक्रिय हैं, और सक्रिय नहीं बल्कि अब कड़ी मेहनत भी करते नजर आ रहे हैं, और बैठकों का दौर भी बड़ी तेजी से चलता नजर आ रहा है। अब हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो पिछले 2 दिनों जिस तरीके से मंथन किया गया और जाट वोट बैंक के साथ यादव वोट बैंक को कैसे अपने पाले में लाया जाए, इसकी पूरी रणनीति बनाई गई। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मणों का महासम्मेलन किया गया, महासम्मेलन जिसका नाम दिया गया, और इस सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़े परिवर्तन किए हैं, और उत्तर प्रदेश का प्रभार अब अविनाश पांडे को दे दिया गया है, जो कि अभी तक प्रियंका गांधी के पास था। यानी लगातार सभी राजनीतिक दल बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं, और 2024 की लड़ाई आमने सामने की नजर आ रही है। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे आपका तारुफ करा देते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब किस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर अजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आज ब्राह्मण महासम्मेलन लखनऊ में किया गया, मैं लखनऊ में ही मौजूद हूँ, और अभी तक पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही थी, जोर शोर से पीडीए का मुद्दा उठा रही थी। क्या वजह पड़ी कि रणनीति को बदलनी पड़ रही है समाजवादी पार्टी को? ऐसा योगेश जी, माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा, औरत। ये व्याख्या देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है, और इन सभी को लेके माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और जहां तक बात है आज के जो आपका जो विषय है ब्राह्मण सम्मेलन का, तो मेरे को लगता है कि आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी से लेकर और माननीय अखिलेश यादव तक हमेशा उनको ब्राह्मण का सम्मान करने का काम करा है। आज जनेश्वर मिश्र पार्क आपको दिखाई देता होगा, एक वर्ल्ड क्लास पार्क है, वो केवल समाजवादियों की सोच है, क्योंकि ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल ब्राह्मणों का वोट तो लेना चाहती है, और एक मोहल्ले का पार्क भी उनके नाम से नहीं बनाने का काम करा, या किसी अन्य ब्राह्मण के नाम से बनाने का काम नहीं करा। निश्चित तौर पे हम लोगों ने सम्मान देने का काम करा। हमारी जो सूची अगर आप देखेंगे तो उसमें विभिन्न ब्राह्मण चेहरे हैं, और जब सरकार आती है माननीय अखिलेश जी की, माननीय नेताजी की, बहुत सारे ब्राह्मण लोगों को आगे बढ़ाने का काम करा। और निश्चित तौर पे परंपरा आपने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी दरअसल ब्राह्मणों को तो छोड़िए, आपके वोट बैंक को अब टारगेट कर रही है, आपके वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। इसकी बैठक चल रही, रणनीति तैयार की जाइए, यादव वोट बैंक को अपने पाले में कैसे लाया जाए। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने ब्राह्मण सम्मान किया, ठीक है, कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन एक सवाल यहाँ पर जरूर यह उठता है कि जब विधानसभा के चुनाव थे तब परशुराम की भगवान परशुराम की मूर्ति किस तरीके से लगाने का बात कही गई, अनावरण किया गया उसका, और कहा गया कि गांव गांव हम यात्रा निकालेंगे। उसके बाद बताइए कहीं यात्रा निकली हो तो? मैंने तो कहीं नहीं की है। मैं उसी बात को कहने का काम कर रहा हूँ। बहुत सारी योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी ने संकल्पित करी थी ब्राह्मण समाज के लिए, लेकिन चूंकि हम लोगों ने पूरा प्रयास करा और जनता का भी, हमें 30 करोड़ जनता की उत्तर प्रदेश का काफी समर्थन मिला, लेकिन वो उतना समर्थन नहीं था कि हम सरकार बना पाए। और बहुत सारे कारण थे, उसको किसी बहस हम लोग अलग दिन कर लेंगे कि क्यों सरकार नहीं बन पाई। जो आज के विषय है उस पर रहना हमें को चाहिए। और मेरे को लगता है इस देश की जो परंपरा है, इस देश की परंपरा है और इस देश का जो स्वैग है, वो निश्चित तौर पे है कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी तो पुराने समय से चली आई है, विश्व को और देश को प्रभावित करती है और लोगों को इम्प्रेस करने का काम करती है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, यदुवंशी माननीय अखिलेश यादव जी है, माननीय मुलायम सिंह जी यदुवंशी है और सुदामा ब्राह्मण है, तो निश्चित तौर पर सुदामाओं के प्रति उनका एक सोच है, पहले से चला है, उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम करा। चलिए, इस परंपरा को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में, ब्राह्मण समुदाय के बीच में कितनी इम्पैक्ट करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रदीप भटनागर जी,
क्या ये मान लिया जाए कि राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, हम ये कह सकते हैं कि राजनीति करने वाली बीजेपी, विकास को लेकर के जो तरजीह देने वाली बीजेपी जो कहती है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और राजनीति करते हैं, क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मजबूर कर दिया है? क्योंकि पिछले 2 दिनों का जो मंथन हुआ बीजेपी में, उसमें जो खबर सामने निकल करके आई कि यादव और जाट वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पूरी कवायद तेज कर दी गई है। आदरणीय योगेश जी, धन्यवाद, आपने मुझे आज समय दिया और आपने मुझे इस लायक समझा, मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए योगेश जी, समस्या सबसे बड़ी क्या है कि पार्टियों की, आज कांग्रेस को देखिए या समाजवादी पार्टी को देखिए, आज ये पिछड़ा वर्ग करके कार्यक्रम कर रहे हैं, ये दलित कार्यक्रम कर रहे हैं, आज उनकी बैठकें कर रहे हैं, ये मजबूर हो गए, आज ब्राह्मण बैठक भी करना इनकी मजबूरी बन गई है। क्या ब्राह्मणों ने पूछा आपसे और आपने जवाब नहीं दिया कि केशव प्रसाद मौर्य का क्या किया आपने? जो ब्राह्मण को और ब्राह्मण की पुस्तकों को जलाने और दफनाने का काम करता है, जो ब्राह्मण को गाली देने का काम करता है, जो उनके समुदाय को जुदा करने का काम करता है, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उस कार्यक्रम के अंदर आवाज उठी मगर उसे दबा दिया गया, क्योंकि कई जनों ने पूछा कि भैया स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या करा, जो हमारे धार्मिक पुस्तकों को जो हमें आहत करता है, उसका क्या हुआ? ये छूटते भारतीय जनता पार्टी पे आ गए। अरे भाई, आज ब्राह्मण सभा का कार्यक्रम करा आपने, जो सदैव आप दलित उत्थान के लिए आप कभी आगे नहीं आए, केवल एक समुदाय के लिए आगे आए। तो आज चुनाव आपको दिख रहा है तो आपको सब कुछ नजर आ रहा है, तो उनके कल्याण के लिए आपने 5 वर्ष सरकार चलाई, उनकी चीजें तो बताते तो सही वहां बैठ के कि हमने ब्राह्मणों के लिए करा जी, हमने एक परशुराम जी का हमने हर जिले के अंदर मंदिर बनाना था और हमने भव्य मंदिर बनाया है। और यहां तक एक उस कार्यक्रम में यह भी उठा, क्या अखिलेश यादव राम मंदिर में जाएंगे? मगर जवाब नहीं दिया। बड़ी खुशर हुई, क्या अखिलेश जी उद्घाटन में जाएंगे? मगर मंच से कोई जवाब नहीं आया। आदरणीय योगेश जी, ये कैसे ब्राह्मणों के वोट चाहिए जिन्होंने पूरे 5 वर्ष ब्राह्मणों के उत्थान के लिए कभी काम नहीं किया हो? हिंदू मुस्लिम दंगे कराए मुजफ्फरनगर के अंदर। प्रदीप जी, इसका जवाब आज यहाँ ब्राह्मण सभा करके ब्राह्मणों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके आरोप आपने लगाए हैं, उसके जवाब मैं दूंगा खासकर जोशी जी से। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप तो जाति का विरोध करते हैं, आपके नजर में केवल 4 जाति हैं, युवा, महिला और गरीब। लेकिन इसके साथ ही अब देखिए, यादव वोट बैंक, जाट वोट बैंक, इनको साधने की रणनीति बनाई जा रही है। हम जाते हैं, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी कहते हैं तेलंगाना में कि हमको जिताइए, या कर्नाटक में हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब ये सब सारी चीजें समझ से थोड़ा सा बाहर जा रही हैं। मुख्यमंत्री बने भारत का तो भारतीय बने, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने तो भारतीय बने, और अगर वोट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीयों का चाहिए, जात बिरादरियों को नहीं चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में अगर हमने मोर्चे ने कहा था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रदीप जी, वही मैं याद दिला रहा आपको जी, दोबारा बोले आप। गृह मंत्री अमित शाह जी ने रैली में चुनावी जनसभा में संबोधन के दौरान कहा था कि ओबीसी हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ करके नहीं कह रहा हूँ। देखिए, ओबीसी और एससी की बात नहीं है, बात है योग्यता की। क्या आप ओबीसीओ का आप कल्याण की बात करते हैं और आप उपराष्ट्रपति को गाली बकते हैं? आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, ब्राह्मणों को बैठाते नहीं है आप। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए अपने विकास और अपने काम पे वोट चाहिए। उन्हें भारतीयों का वोट चाहिए, जात बिरादरियों का वोट नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए हिंदुस्तानियों का वोट चाहिए, और सबको भारतीय बन के ही एक मत होकर वोट डालना पड़ेगा, चाहे वो किसी पार्टी को डाले, मैं उसको नहीं बोलूंगा। मगर आप जो जात बिरादरियों में हिंदुओं को बांटने में लगे हैं, आप हिंदुओं को जो आप अपना जात और धर्म बताने में लगे हैं, वो आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने केवल और केवल एक आपने मुस्लिमों को ही सपोर्ट करी, मुस्लिमों को ही आपने वजीफे दिए, लैपटॉप दी, साइकिल दी, कब्रिस्तानों की दीवारें बनवाई। आपने हिंदू उत्थान और ब्राह्मण उत्थान के लिए कुछ नहीं करा। आपने मस्जिदों और मदरसों के जो टीचर थे उनकी तनख्वाह बांधी, मगर आपने मंदिर में पूजा करने वाले ब्राह्मण की, उनको शास्त्र पढ़ाने वालों की कभी आपने ध्यान नहीं करा। प्रोफेसर गुलभास्कर जी, देखिए, अभी पांडे जी हमारे जो साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भटनागर जी, वो बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी जाति की बात नहीं करती। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी देश को अपनी जाति बताने का काम करते हैं, कहते मैं ओबीसी जाति से आता हूँ।
रही बात जाति की, अब आइए अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में ढिढोरा पीटा है। हमने ओबीसी मुख्यमंत्री बताने का काम करा, हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बताने का काम करा, हमने सवर्ण मुख्यमंत्री बनाने का काम करा। ये जाति की है, लेकिन जब इन्हीं जातियों को जनगणना की आवश्यकता होती है तब भारतीय जनता पार्टी को साफ सूझ जाता है, क्योंकि ये जाति जनगणना नहीं करना चाहते, क्योंकि उन जातियों को जिनको आज तक आगे नहीं लाया गया, उनको सामाजिक न्याय वो भी पूछ रहे हैं। प्रदीप जी ने भी पूछा कि आपके नेता जो है वो अपमानित कर रहे हैं, हिंदू धर्म को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और आप ब्राह्मणों को हितैषी बन रहे हैं। प्रदीप जी ये तो पूछ रहे हैं। और मेरे को लगता है कि प्रदीप जी को थोड़ा सा आपकी जो हेडलाइन चल रही है उसको भी पढ़ना चाहिए। इसमें साफ साफ चल रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो मौर्य जी का जो बयान है वो गलत बयान था, उनकी टिप्पणी को गलत बताया, और आपके चैनल में राष्ट्रीय महामंत्री है आपके भास्कर जी, राष्ट्रीय महामंत्री बना रखा अपने पार्टी का भटनागर जी। एक नहीं 10 बार हिंदू शास्त्रों को गाली बक चुका है। भटनागर जी, राष्ट्रीय चैनल में चल रही है लाइन, आप पढ़ नहीं पा रहे तो मेरी गलती नहीं है, आप पढ़ना नहीं चाहते वो आपका विषय है, मुझे इस विषय में नहीं पढ़ना चाहता। और मैं तो अखिलेश जी के न्याय की बात कर रहा हूँ साहब। चलिए ठीक है भटनागर जी, दरअसल भुवन भास्कर जोशी जी कह रहे हैं अब अखिलेश यादव ने खंडन कर दिया है, वो उस बयान का समर्थन नहीं कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ठीक है दे रहा है लेकिन दुरुस्त है साहब। चलिए ठीक है, रुक कर लेते हैं डॉक्टर अजय तिवारी जी का। डॉक्टर अजय तिवारी जी, असल में कौन जाति खेलना चाह रहा है और कौन जाति समीकरण सेट करना चाहता है? क्योंकि सभी लोग तो कह रहे हैं हम सभी का सम्मान करते हैं, हम जाति के हिसाब से वोट बैंक नहीं पाना चाहते, ना मांगना चाहते हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल दर्शकों को प्रणाम करते हुए आपको प्रणाम करता हूं, आपके पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूं। बड़े देर से बड़ा अच्छा सुनने को मिला है कि आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की फिर चलाई है। आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की फिर चलाई है। चुनाव खत्म होने के बाद फिर ब्राह्मण नीचे जाएंगे, यह तय है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण ही है जो उत्तर प्रदेश की मायावती, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को आगे ले जा सकता है। ऐसा उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती के समय में 61 विधायक ब्राह्मण थे और जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। समाजवादी पार्टी में भी जनेश्वर मिश्रा का नाम लेकर के ही समाजवादी चलती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो, भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों को अध्यक्ष बनाने में कोई कोताही नहीं बरती है। लेकिन आज ब्राह्मण सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मण को सिर्फ लालच देने का काम किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मण की हित की सोचने वाला कोई भी पार्टी नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, ये हित की सोचने वाले नहीं लग रहे हैं। ये ब्राह्मण आज आंदोलन करता है तो जोशी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। ब्राह्मण आज आंदोलन करता है तो लोग जाग जाते हैं कि भैया इसको बुलाओ और इनको बिठाओ। और कि ये जानना चाहिए कि भारत देश में जातियों का नहीं, भारत देश के भारतीयों का वोट लेना इस राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि रामलला का मंदिर जो हमारा बहुत बढ़िया दीपोत्सव होने जा रहा है, उसमें सभी लोग सहभागी होंगे, लेकिन बिना ब्राह्मण के पूजा के, बिना ब्राह्मण के किसी कार्य के वह पूजा भी संपन्न नहीं होगी। यह विधि द्वारा विधान है और इसी विधि विधान में लोगों ने ब्राह्मणों के साथ जो जो उत्तर प्रदेश में किया है, आप सभी ने देखा है। ब्राह्मणों के साथ चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जितना अत्याचार ब्राह्मणों पर उत्तर प्रदेश में हुआ है शायद किसी राज्य में नहीं हुआ है, शायद। लेकिन अब जाएगा किधर ये वर्ग, ब्राह्मण वर्ग जो है वो जाएगा किधर? क्योंकि सभी राजनीतिक दल तो बता रहे हैं कि हम साहब आपके हितैषी हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हिमायती तो सभी राजनीतिक पार्टी हैं। भगवान परशुराम का सभी नाम ले रहे हैं, सभी मूर्तियां लगवा रहे हैं, लेकिन एक भी मूर्ति सही ढंग की अभी भगवान परशुराम की लगी नहीं है। हाँ, ये उम्मीद है आने वाले चुनाव में, ये उम्मीद है कि ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश में काफी आगे बढ़ेगा, और अगर नहीं बढ़ेगा तो वो इन राजनीतिक पार्टियों को गढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये तय है
कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण चाहे वो किसी कोने में बैठा हो, चुनाव के समय उसका सम्मान होना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी के अपने अखिलेश यादव जी ने जो आज महापंचायत बुलाई है, तो ब्राह्मणों को सोचना होगा कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। और भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को कितना सम्मान दे रही है, कितना नहीं दे रही है, तो ब्राह्मण वहां का अच्छी तरह से जानता है। एक बात है, लेकिन अजय तिवारी से देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है उत्तर प्रदेश में हमने एक उप मुख्यमंत्री भी बना रखा है ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों को और भी कैबिनेट में शामिल कर रखा है। लगातार तरजीह देने की बात की जा रही है। बहरहाल अब समाजवादी पार्टी भी इस कार्ड को खेलती नजर आ रही है। उधर दूसरी तरफ अविनाश पांडे जी को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी ही दी है। हम ये कह सकते हैं, जो आप कह रहे हैं उसी पर हम सहमति जताते हुए कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर अब सभी राजनीतिक दलों को एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेलने की आवश्यकता पड़ती नजर आ रही है। लेकिन आगे ये वर्ग जाएगा किधर, ये आने वाला वक्त बताएगा। समय का अभाव है, इसलिए हमें चर्चा को भी विभ्रांत पड़ रहा है। और आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से बैठकों का दाव जारी है और ब्राह्मण समुदाय को साधने की सारी कोशिशें अब सभी राजनीतिक दलों की तरफ की जा रही है। और ये सवाल फिर एक बार हम आपके पास छोड़ के जा रहे हैं कि आखिर ये वर्ग किस ओर ज्यादा नजर आ रहा है, आप तय कीजिए और देखिए आने वाले समय में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए JK24 न्यूज़। नमस्कार।